अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हमारा लास्ट वीडियो ऑन द फॉर्मूला सीरीज़। मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक के फॉर्मूलाज दे चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने 3 वीडियोस बनाया था उस पर 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12 और आज हमारा लास्ट वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाकी के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स काफ़ी इजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है इसमें। लेट अस सी ऑल द फॉर्मूलाज, वॉट एवर आर द फॉर्मूलाज, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे सब। सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला है इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज। सो द ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी सर्किट में हम लोग जानते हैं कि जो करंट और वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट होता है, वो चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। तो ईएमएफ की इक्वेशन लिखी जाती है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट को बोलते हैं पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ, और E इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम का ईएमएफ। ऑफ कोर्स इस ओमेगा को मैं 2 पाई एफ भी लिख सकता हूँ और ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिख सकता हूँ। अगर इक्वेशन ईएमएफ का ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो करंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ। ओमेगा को फिर एक बार 2 पाई एफ लिखा जा सकता है या 2 पाई टी। तो याद रखना, अगर हम ईएमएफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो करंट को आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखते हैं, राइट, वेयर अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। अगर कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसमें पीक करंट कैसे निकालेंगे, ई नॉट बाय आर। आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे, ई आर एम एस अपॉन आर। और एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, 2 आई नॉट बाई पाई। एवरेज करंट का फॉर्मूला है 2 आई नॉट बाई पाई। याद रखना, ये जो एवरेज लेते हैं हम लोग दैट इज ओवर हाफ साइकिल ओनली। और 2 बाई पाई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.637। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल इज 2 आई नॉट अपॉन पाई। फुल साइकिल पे इसलिए एवरेज नहीं लेना चाहिए बिकॉज फुल साइकिल पे तो एवरेज करंट जीरो होगा, इसलिए हम लोग हाफ साइकिल पे लेते हैं, ओवर हाफ साइकिल ओनली। आरएमएस करंट और पीक करंट का रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, मतलब आरएमएस करंट इज पीक करंट डिवाइडेड बाय रूट टू। और 1/√2 का वैल्यू भी याद रखना 0.7071। सिमिलरली ई आर एम एस इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू और 1/√2 का वैल्यू होगा 0.7071। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द आर एम एस करंट एंड द आर एम एस ई एम एफ। सिमिलरली एवरेज ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल का भी सेम आंसर आएगा जो करंट के लिए आया था। करंट के लिए आया था 2 आई नॉट बाय पाई, ईएमएफ के लिए आएगा 2 ई नॉट बाय पाई, और 2 बाय पाई में ऑलरेडी बता चुका हूँ 0.637 होता है, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच ए स्टूडेंट शुड रिमेंबर। अच्छा, याद रखना कि आरएमएस वैल्यू को और भी किस नाम से बुलाया जाता है, आरएमएस वैल्यू को और क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। आरएमएस वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में वो लोग आरएमएस वैल्यू नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो याद रखना, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इन सब का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू, ओके। और याद रखना, अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा बोला गया कि वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, लेकिन ये नहीं बोला गया कि वो आरएमएस वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है, तो तुमको उसको आरएमएस ही लेना पड़ेगा। मतलब अनलेस स्पेसिफाइड यू हैव टू टेक द वैल्यूज एज आरएमएस ओनली, ओके। तो ये तो स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज थे और आगे बढ़ते हैं। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ना, तो ईएमएफ को इक्वेशन को अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। मतलब करंट और ईएमएफ में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता इफ़ इट इज़ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, मतलब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, या डायग्राम कुछ इस तरह से है, सिर्फ इंडक्टर है सर्किट में और इसके अक्रॉस मैंने एसी वोल्टेज कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं ईएमएफ के इक्वेशन को लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट के इक्वेशन को लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स द ईएमएफ बाय पाई बाई टू, इसलिए इस तरह से लिखना पड़ता है। अब देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। अगर कोई प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस एसी कनेक्ट किया हुआ है, राइट, सिर्फ एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस एसी वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें प्योर कैपेसिटर हो तो क्या करते हैं, देखो, ईएमएफ के इक्वेशन को अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो करंट के इक्वेशन को लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बिकॉज इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट
the current will lead the EMF by pi by 2. So these are some formulas which you should remember with respect to current and EMF कि lead कितना होता है, lag कितना होता है, ये याद रखना सब बच्चों को, राइट। अगर LCR सर्किट हो, LCR मतलब सीरीज LCR सर्किट, L भी है, C भी है, R भी है। सो अगर सीरीज LCR सर्किट है ना, तो टोटल अपोजिशन कैसे निकालते हैं, देखो टोटल अपोजिशन को बोलते हैं इम्पीडेंस, उसका फॉर्मूला है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखा जाता है। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी, जिसको हम 1 अपॉन ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखा जा सकता है, तो इसी फॉर्मूला को 1 बाई 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं। तो अगर LCR सीरीज सर्किट है और तुमको पूछा गया फाइंड आउट अपोजिशन, टोटल अपोजिशन, तो उस अपोजिशन को इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ओके, अगर तुमको करंट पूछा गया, IRMS पूछा गया, तो LCR सर्किट में IRMS कैसे निकालते हैं, ERMS बाई Z। I नॉट कैसे निकालते हैं, E नॉट बाई Z, Z से डिवाइड करते हैं E नॉट को। और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों तुम याद रख सकते हो अगर तुम एक ट्रायंगल को याद रखो जिसे कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल याद रखेंगे तो सब याद हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। और अगर तुम इसमें tan वाला रेशो यूज करोगे tan फाई, तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर आएगा, या फिर tan फाई को कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ओके, बस यही है कि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बिकॉज इसके क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, राइट। मतलब तुमको एक्सएल ढूंढना पड़ेगा, एक्सी ढूंढना पड़ेगा, तब Z इक्वल टू रूट ऑफ करना पड़ेगा, फिर जाके करंट मिलेगा IRMS, राइट, दैट वे। तो इसका कैलकुलेशंस काफ़ी टफ होते हैं। अगर LR सर्किट है, LR मतलब कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ L और R सीरीज में है, फॉर LR सीरीज सर्किट। ओके, मतलब L और R सीरीज में कनेक्टेड है, कैपेसिटर नहीं है, तो फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मतलब एक्सी के बारे में कुछ नहीं लिखना है। मतलब अगर इस तरह का कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर है, तो कैपेसिटर को एक्सी को कुछ मत लिखना, राइट। फाई का आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर। अगर RC सर्किट है, RC सीरीज सर्किट, इफ इट इज़ अ RC सीरीज सर्किट, मतलब इंडक्टर नहीं है पिक्चर में, तो एक्सएल नहीं आएगा, फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। मतलब LR सीरीज सर्किट में अपोजिशन कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सी के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर RC सीरीज सर्किट है तो एक्सएल के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। और फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाय आर। और आगे बढ़ते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ओके, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में याद रखना एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं, Z इक्वल टू आर होता है, Z के जगह पे R लिखते हैं। अगर ऐसा पूछा एग्जाम में, फाइंड आउट दी वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड आउट दी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तुमको याद रखना इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। और कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू IXL और IXC। द फॉर्मूला इज IXL और IXC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। तो ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में। मोस्टली सीरीज रेजोनेंट सर्किट में वो लोग तुमको यही पूछेंगे, फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर। तो तुम या तो एक्सएल निकाल लेना या तो एक्सी निकाल लेना, और IXL कर लेना, IXC कर लेना। और I कैसे निकालोगे याद रखना, I इज इक्वल टू वॉट, E बाई Z। E बाई Z नहीं, E बाय R, सॉरी, बिकॉज Z इज इक्वल टू R ना। तो अगर रेजोनेंट सर्किट है तो I कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू E बाय R। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट देखते हैं। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में करंट्स इक्वल होते हैं, IL इक्वल टू IC, E नॉट बाई XL इक्वल टू E नॉट बाई XC। मतलब IL कैसे निकालोगे, E नॉट बाई XL, IC कैसे निकालोगे, E नॉट बाई XC। और इसमें भी XL इक्वल टू XC होता है, राइट, ये भी याद रखना। मैं लिख देता हूँ, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी XL और XC इक्वल होते हैं, इसमें भी XL इक्वल टू XC होता है। अब देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वही 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। और एक कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो बुक में नहीं है, लेकिन तुम याद रखना। एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। और ससेप्टेंस क्या होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, ससेप्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। और ये भी याद रखना कि R, XL, XC, Z इनका यूनिट तो ओम होगा, लेकिन एडमिटेंस और ससेप्टेंस इनके उल्टे हैं, राइट, इनके उल्टे हैं, तो उनका यूनिट क्या होगा, ओम का उल्टा, दैट इज मो या सीमेन, मो या सीमेन, दैट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस एंड ससेप्टेंस।
और आगे बढ़ते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस 0, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस इज π/2, ये फॉर्मूला भी याद रखना। और एलसी ऑसिलेशन वाला सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट ऐसे बोला अगर, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/2π√LC, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा पूछा तो 1/√LC। मेरे ख्याल से एसी सर्किट्स में इतने फॉर्मूला सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ़ यू थिंक आई हैव मिस्ड एनी फॉर्मूला तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 14, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें भी काफ़ी कम फॉर्मूलाज हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, या तो एच न्यू फॉर्मूला या तो hc/λ, राइट, hc/λ या एच न्यू। स्पीड ऑफ लाइट का दो फॉर्मूला याद रखना, एक तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ और दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ν0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, λ0 इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ रेडिएशन, देखो ये एनर्जी ऑफ एक फोटोन था और ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है। थर्ड वाला और फर्स्ट वाले में फ़र्क समझ लो। फर्स्ट वाला था एनर्जी ऑफ वन फोटोन, थर्ड वन इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और एक रेडिएशन में बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, मतलब अगर कोई लाइट की रे आ रही है, बीम आ रही है, तो उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा NH न्यू या NHc/λ, मतलब ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर लो, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। W0 का फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है hν0 या hc/λ0। और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ सोर्स, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन अपॉन टाइम। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑलरेडी पता था, NH न्यू या NHc/λ, बस उसको टाइम से डिवाइड कर दो। और अगर वो लोग पावर देंगे तो मोस्टली वो लोग क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ तुमको। वो लोग पूछेंगे हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर यूनिट टाइम। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब तुमको n/t पूछा है, n/t, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पावर है, पावर इज इक्वल टू NH न्यू अपॉन t, तो बस ये h न्यू नीचे ले जाना, पावर के आ जाएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूलाज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज h न्यू माइनस W0, hc/λ माइनस W0, h इंटू न्यू माइनस न्यू0, hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ0, या EVS, VS मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिचुएशन देख के जैसे भी क्वेश्चन में डेटा दिया हो उस हिसाब से तुमको कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करना है। और टर्म्स के मीनिंग याद रखना, मैंने ऑलरेडी सब लिखे हुए थे फर्स्ट पार्ट में, राइट। जब मैंने फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला दिया था तुमको तो मैंने सारे टर्म्स के मीनिंग लिखे हुए थे, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला शायद मुझसे मिस हो गया, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। देखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, कंडीशन याद रखना, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, कंडीशन है टू टेक प्लेस, मतलब एमिशन कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन है। या तो ऐसा होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो फ्रीक्वेंसी मेटल पे गिर रही है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, या फिर लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आइदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड और वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड। ओके, दैट इज द वे यू शुड डू इट। अगला फॉर्मूला देखते हैं, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज h/λ, मोमेंटम मतलब p होता है, तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज h/λ या E/c। E मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ भी बोल सकते हो। अगर फोटोन, देखो फोटोन तो लाइट के स्पीड में चलता है, लेकिन बाकी के पार्टिकल्स थोड़ी लाइट के स्पीड में चलते हैं, तो बाकी के पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मतलब मोमेंटम को m इंटू वी लिखना पड़ेगा। v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो फोटोन के लिए अलग फॉर्मूला होगा, क्योंकि फोटोन लाइट के स्पीड में चलता है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है h/p, p इक्वल टू h/λ या लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लेकिन बाकी पार्टिकल्स के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज। लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, और ये आंसर तुमको नैनोमीटर्स में आएगा। ये भी याद रखना, दिस आंसर विल बी इन व्हाट, नैनोमीटर्स। अगर तुमको एंगस्ट्रॉन्ग में याद रखना है रख सकते हो, तो ऐसे लिख लेना 12.28 अपॉन रूट ऑफ v। अगर 12.28 लिखोगे तो ये आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के लिए और दो फॉर्मूला है, एक तो एच अपॉन एम वी मैंने बताया ही था तुमको, एच अपॉन एम वी, ओके। और भी क्या फॉर्मूलाज है, एच अपॉन रूट ऑफ 2m के ई या एच अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू वी। m मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा v। तो v इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद विच द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। सिचुएशन देख के फॉर्मूला यूज करना। और मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचा है, हाँ फॉर्मूला है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो हम लोग एटम्स में देखेंगे, राइट, एटम्स में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 15। स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत पेनफुल है बिकॉज के फॉर्मूलाज बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तब तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो बहुत टफ होगा, ओके। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। The radius of any orbit is given by the formula n square h square epsilon naught upon pi m e square z। टर्म्स के मीनिंग याद रखना, मैंने लिखे हुए नीचे, और वैल्यूज़ भी याद रखना बिकॉज एग्जाम में दिया नहीं दिया, वैसे तो लोग एग्जाम में देते हैं बट अगर नहीं भी दिया तो ऐसा रोक आ नहीं सकते कि नहीं दिया तो हम सम नहीं करेंगे, तुमको याद रखना पड़ेगा वैल्यूज़, एटलीस्ट एंट्रेंस के लिए तो याद रखना पड़ेगा। तो रेडियस इन nth ऑर्बिट या एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n square h square epsilon naught upon pi m e square z। रेडियस इन एनी ऑर्बिट इज ऑल्सो गिवन एज n square r1। r1 इज रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, याद रखना r1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस फॉर्मूला को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ओके। और एक स्टाइल में याद रख सकते हैं फॉर्मूला को, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस फॉर्मूला को 3 स्टाइल में याद रख सकते हैं, ये और ऐसे तीनों स्टाइल में याद रखना। Velocity of electron in the nth orbit is given by the formula velocity is equal to ze square upon 2 epsilon naught nh, ओके। टर्म्स के मीनिंग और वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी। अब एनर्जी देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, या एनर्जी इन एनी ऑर्बिट कैन बी रिटन एज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, याद रखना, और ये जो सॉल्व करोगे ये जूल में आएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज अ शॉर्टकट बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो। काइनेटिक एनर्जी, ये भी फॉर्मूला याद रखना कि बच्चे ने अगर टोटल एनर्जी, देखो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है दिस इज टोटल एनर्जी, तो बच्चे ने अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखा है तो उसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी याद नहीं रखना। व्हाट दे विल डू इज, क्या कैसे याद रखना है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना टोटल एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का उसके साथ रिलेशन याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल। तो तुम बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 by lambda इक्वल टू जेड स्क्वायर आर इंटू 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by m स्क्वायर। n मतलब क्वांटम नंबर ऑफ द इनर ऑर्बिट, m मतलब क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर ऑर्बिट। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे। तो m मतलब क्वांटम नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, n मतलब क्वांटम नंबर ऑफ लोअर या इनर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अब इस फॉर्मूला में n का वैल्यू तुम डिसाइड नहीं करते, जो इनर ऑर्बिट का वैल्यू है वो हम डिसाइड नहीं करते, दैट इज डिसाइडेड बाय द सीरीज। जैसे कि तुम जानते हो बहुत सारे सीरीज होते हैं, लाइमैन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड। तो n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, 1 फॉर लाइमैन, 2 फॉर बाल्मर, 3 फॉर पैस्चन। जो बच्चे नहीं जानते ये इसको याद कैसे रखते हैं मैं बता देता हूँ। लाल बाल पाल ब्रॉड फ्रीडम, लाल बाल पाल ब्रॉड फ्रीडम। तो अगर तुम ऐसे याद रखोगे तुमको सारे साइंटिस्ट के नाम याद रहेंगे लाइन से, राइट। ब्रॉड फ्रीडम। सो इफ यू रिमेंबर लाइक दिस, फिर मैं एक बात फिर से बता देता हूँ कि तुम n का वैल्यू डिसाइड नहीं करते, n का वैल्यू डिसाइड करते हैं सीरीज। हाँ, p का वैल्यू, m का वैल्यू तुमको लिखना रहता है। m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो m इज इक्वल टू n प्लस नंबर ऑफ लाइन अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है कि m का वैल्यू, n का वैल्यू तो सीरीज से पता चलता है, राइट। m का वैल्यू कैसे निकालोगे, समझो सेकेंड लाइन के बारे में बात हो रही है तो, और सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो n को तुम 2 लिख दोगे, और सेकेंड लाइन है ना तो +2 कर लेना, नंबर ऑफ लाइन सेकेंड है तो 2 + 2 कर लेना। अगर ऐसे बोला गया थर्ड लाइन ऑफ लाइमैन,
लाइमैन के लिए n 1 हो जाएगा और थर्ड लाइन है तो +3 कर लेना, तो n और m का वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है, राइट। फर्स्ट लाइन के क्या क्या मतलब होते हैं, अगर फर्स्ट लाइन देखो क्या क्या बोला जाए तो उसका मतलब होगा फर्स्ट लाइन की बात हो रही है। अगर वो लोग बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, इसका मतलब वो लोग फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो लोग बोले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, तो लास्ट लाइन की बात होगी, और हर लास्ट लाइन के लिए आउटर ऑर्बिट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो m विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल द लास्ट लाइन्स। ये फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, देखो इसमें याद रखना 2πr फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके। सो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक और फॉर्मूला, अब रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूलाज देखते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n। हकीकत में एक माइनस बीच में आता है, बट प्रॉब्लम्स में माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। n का वैल्यू है n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, ओके। n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। लैम्डा का फॉर्मूला है log 2 टू द बेस e अपॉन टी हाफ लाइफ पीरियड, या 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला इन बोथ द स्टाइल्स, या तो log 2 टू द बेस e अपॉन टी हाफ या 0.693 अपॉन टी हाफ। मीन लाइफ का भी फॉर्मूला याद रखना, मीन लाइफ इज 1 बाय लैम्डा, और टी हाफ और मीन लाइफ का रिलेशन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स ऑफ मीन लाइफ। एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर देता हूँ बच्चों, देखो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, number of atoms left after n half lives, n बार half lives या 4 बार half lives, ऐसे the number of atoms left after n half lives is equal to 1 by 2 raised to n of initial। ये शॉर्टकट है, तुमको काम आएगा बहुत जगह पे। तो अगर 4 बार हाफ लाइफ हो गया फॉर एग्जांपल, तो कितना एटम्स बचेंगे, 1 बाई 2 रेज टू n ऑफ इनिशियल। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से इतने फॉर्मूलाज काफ़ी है एटम्स के हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें काफ़ी कम फॉर्मूलाज हैं। एक तो ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई सम आएगा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सम ऑन दिस। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर चैप्टर से सम आने की चांसेस ही बहुत कम है। फोटो डायोड के लिए डार्क करंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट। डार्क रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डार्क रेजिस्टेंस है, डार्क रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट। हाँ, ये फॉर्मूलाज देखो ट्रांजिस्टर पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, और गवर्नमेंट बुक में भी है। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा या IC अपॉन IB, एंड अल्फा DC इज इक्वल टू IC अपॉन I, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। मतलब अल्फा और बीटा का रिलेशन याद रखना चाहिए बच्चे को कि ऐसा है, बीटा और अल्फा का रिलेशन भी याद रखना है, और बीटा का और एक फॉर्मूला और अल्फा का और एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस है गवर्नमेंट बुक में। एक बात और बता देता हूँ, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा को भी करंट गेन बोलते हैं, अल्फा को भी करंट गेन बोलते हैं, तो बच्चे को पता कैसे चले उन्होंने बीटा दिया है कि अल्फा दिया है। तो याद रखना, इधर देखो अल्फा है ना हमेशा लेस देन 1 होता है। मतलब कैसे पता करोगे अल्फा दिया है कि नहीं दिया, बीटा दिया है, अल्फा हमेशा 1 से कम होता है, और बीटा लगभग 50 to 200 के बीच में होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखोगे ना तो तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोल देंगे करंट गेन दे देंगे, बोलेंगे ये करंट गेन है। अब करंट गेन तो बीटा को भी बोलते हैं और अल्फा को भी बोलते हैं, तो बच्चे को कैसा पता चलेगा कि करंट गेन मतलब अल्फा दिया है कि बीटा दिया है। तो अगर 1 से कम है वैल्यू तो याद रखना अल्फा दिया है, और अगर 50 और 200 के बीच में है, ओके, तो बीटा दिया है। 30 भी हो सकता है बीटा, ऐसे कोई ज़रूरी, लेकिन 1 से ज़्यादा होता है बीटा, ये याद रखना। चलो और देखते हैं, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, देखो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, जिसको लिख सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट, ओके। एक और फॉर्मूला है AV इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू RL अपॉन RI, ये तो तुम लोग को पता होगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा को बोलते हैं करंट गेन, RL को बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, RI को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस।
अब ध्यान से सुना, RL इज नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ये माइनस क्या दिखाते हैं, माइनस ये दिखाता है कि आउटपुट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, मतलब आउटपुट दिखने में इनपुट का उल्टा होता है, इसलिए ये माइनस साइन लिखते हैं, बट प्रॉब्लम्स में माइनस साइन की ज़रूरत नहीं होती। और एक लास्ट फॉर्मूला पावर गेन, पावर गेन कैसे निकालते हैं, पावर गेन इज इक्वल टू बीटा इंटू वोल्टेज गेन, बीटा इंटू वोल्टेज गेन। मुझे नहीं लगता ये सब ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी के ऊपर आने चाहिए। ये जो है ना, ये 3 पार्टिकल्स, इसी पे कुछ आया तो आया। मुझे नहीं लगता ये सब टफ क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट तो है बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमने सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and do subscribe the channel if you like the video and share the video with your friends. Thank you.